तो स्वागत है सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 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 टेंथ का हिंदी का सेट 3 देखेंगे। क्या हिंदी का सेट 3 देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है ना। वीवीआई प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम से यहीं से आ सकता है ना। ये तो गारंटी। यह एग्ज़ाम के 15 दिन पहले निकलता है। यह सेट एग्ज़ाम के 15 दिन पहले निकलता है। यह 2000 पिछले साल का यानी कि PYQ है। PYQ क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम के 15 दिन पहले निकलता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सामान्य निर्देश के लिए सेट 1 देखिए। सामान्य निर्देश देखना है तो सेट 1 देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न है और कितना 30 प्रश्न है ना। क्या निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुने। 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प चुने, है ना। चलिए देखते हैं आगे। साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए कहा जा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वर्ण एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वृद्धगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। साहित्य को समाज क्या कहा जाता है। दर्पण, संपन्न, आकर्षण, दर्पण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दर्पण, है ना। दूसरा में क्या है। जीवन का अभिव्यक्ति क्या है। जीवन का अभिव्यक्ति क्या है। हिंदी है, साहित्य है, सौंदर्य है, भाषा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तीसरा नंबर, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। किन भाव का प्रतिबिंब देख सकते हैं। सामाजिक, पारिवारिक, जातीय, सांस्कृतिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जातीय, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। वीर गाथा काल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में, इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्या है। निम्नांकित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को चुने, है ना। क्या है। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा लक्ष्य है। अति दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन की मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन यक अकाल विराम कैसे लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसे, है ना। कैसे आगे देखते हैं। लक्ष्य तक बस वही है पाथिक जो पथ पर नियंत्रण अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में पाथिक, उसका नाम कैसा लक्ष्य तक। बाल रवि के स्वर्ण किरणें निमेष में भू पर पहुँचती, कालिमा का नशा करती ज्योति
जगमग जगती धरती, ज्योति के हम पुंज, फिर हमको आम से भीति कैसे, है ना, लक्ष्य तक। चलिए देखते हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? 55 नंबर। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? क्या करता है? भेद, अभेद, परिभेद, लक्ष्य भेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य भेद करता है ना। 6ठा नंबर देखते हैं। लक्ष्य के पाथी कंटकों को क्या मानते हैं? लक्ष्य के पाथी कंटकों को क्या मानते हैं? पुष्प, पत्ते, फल, पौधे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, पुष्प। क्या है? 7 नंबर। बाल रवि की किरणें कैसी होती है? बाल रवि की किरणें कैसी होती है? रजत, हरित, स्वर्ण, श्याम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्वर्ण, है ना। आगे देखते हैं। कहाँ तक पहुँचे बिना पाथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? कहाँ तक पहुँचे बिना? घर, धर्मशाला, बाजार, लक्ष्य। तो कहाँ? लक्ष्य तक, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे है निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। सही विकल्प चुनना है। 9 नंबर देखिए। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? राम कार चला रहा है। बी क्या है? तोता उड़ रहा है। सी क्या है? वह सोता है। डी क्या है? बच्चा हंसता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राम कार चला रहा है ना। चलिए देखते हैं आगे। 10 नंबर में मैं खाली स्थान अगर आ जाऊंगा सही अव्यय पद है। सही अव्यय पद है इसलिए और कल के बिना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। 11 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है? समुच्चयबोधक तो क्या? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वहाँ। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अथवा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 12 मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक होता है? शेष कौन सा उपवाक होता है? कौन सा उपवाक होता है? सरल उपवाक, आश्रित उपवाक, संयुक्त उपवाक, मिश्रित उपवाक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आश्रित उपवाक। 13 नंबर क्या है? नीलकंठ किस प्रकार का समास है? नीलकंठ किस प्रकार का समास है? बहुविग्रीह, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बहुविग्रीह, है ना। 14 नंबर देखते हैं। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। वाच्य का कौन सा भेद है? वाच्य का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई। इसका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, कर्मवाच्य, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 15 से 18 तक के लिए सही विकल्प को चुने। तो क्या? मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बच्चा में मुझसे 2 साल बड़ी, गोरी, स्वास्थ्य और हंसमुख बहिन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही किया मेरे भीतर ऐसा गहरा हीन भाव की ग्रंथ पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न के 15 नंबर। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ए नंबर क्या है? नौबत खानी इबादत। बी क्या है? लखनवी अंदाज। सी क्या है? ए कहानी यह भी है। नेताजी का चश्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कहानी यह भी है। 16 नंबर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? ए क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बी क्या है? मनु भंडारी। सी क्या है? यशपाल और डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनु भंडारी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर। पिताजी की क्या कमजोरी थी? पिताजी की क्या कमजोरी थी? महत्वाकांक्षा, धन दौलत, यश प्रतिष्ठा, गोरा रंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोरा रंग, है ना। 18 देखते हैं। बड़ी बहन से तुलना
किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भाव उत्पन्न हो गया? कैसा भाव उत्पन्न हो गया? प्रेम भाव, ईर्षा भाव, क्रोध भाव, हीन भाव। तो कैसा भाव? हीन भाव उत्पन्न हो गया था, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्नांकित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। हमारे हरी हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृष्ट करी पकड़ी सुनती जो लागत है ऐसो जो करू ककरी सु तो बधाती हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो शोर तिन्ही ले सौंपी जिसके मन चक्री, है ना। यह था आपका यह आपका काव्यांश था। इसको हम लोग देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर क्या है? गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी? गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी? किस पक्षी की? हारिल पक्षी की, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 20 नंबर। गोपियों को उद्धव द्वारा दिए गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? किसके समान लगता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कड़वा ककड़ी के समान, कड़वा ककड़ी के समान, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर क्या है? गोपियों जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपते रहते हैं? किसका नाम जपते रहते? कृष्ण के, है ना। 22 नंबर क्या है? यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? नंद नंदन किसे क्या कहा गया है? कृष्ण को, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नांकित प्रश्नों के लिए सही विकल्प को चुने। तो क्या है? 23 नंबर। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? अथवा नेताजी का पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज से बनी थी? तो क्या चीज से बना था? संगमरमर से, है ना। जितेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? कौन सा उपन्यास पसंद आया था? जिसका सुनीता, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 25 नंबर। बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? कबीरदास को, है ना। 26 नंबर क्या? परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे। 27 नंबर क्या है? सूर्यदास की काव्य भाषा है। सूर्यदास की काव्य भाषा क्या है? तो क्या थी? ब्रज। 28 क्या है? सांप से डर कर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली? माँ के आंचल पर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है? 29 नंबर। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। और क्या है? मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती है? कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती है? सरसों का तेल, है ना। चलिए देखते हम लोग आगे कर चलते हैं। खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे। तो क्या है? जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है। हम चेतना है और प्राकृतिक नितांत जड़ ऐसी भांति हमें नहीं पालनी चाहिए। प्राकृतिक अत्यंत अतरंग भाव के मनुष्य के जीवन उसकी चिंता व कार्यों से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो भी पाता है अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है ना। लेकिन अब हम धरती के संतान ना रहकर लुटेरे बन गए हैं। E.F. शुमाकर ने स्मॉल जब ब्यूटीफुल पुस्तक में यह
स्थापना की है कि धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार के संसाधन प्राप्त कर उसकी खपत कर जाते हैं। यह ऐसा ही है जैसा कोई अपनी अपनी पूंजी कोई अपनी पूंजी को बेचकर खाता जाए, है ना, खाता जाए। जो कुछ भी है सब खा पी कर खोखली और उजाड़ पृथ्वी पर आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जा रहे हैं। यदि हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालच नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों के रिक्त हो जाएगी। यह विचित्र विडंबन है कि आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञान संपूर्ण मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट काट रहा है। सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो रहा है कि सामने खड़ा भविष्य को देखकर भी जैसे नहीं देखता है। अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता जाता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन क्या क्या है। 31 नंबर क्या है, प्राकृतिक के अंतर्भाव के तात्पर्य। प्राकृतिक अंतर्भाव का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक अंतर्भाव अतरंग भाव से तात्पर्य यह है कि प्रकृति हमारे जीवन के प्राय हर एक पशुओं से जुड़ी हुई है। हम सब कुछ प्राकृतिक ही प्राप्त करते हैं, है ना। 32 क्या है, हमारी धरती के कोख से कौन सा संसाधन प्राप्त होता है? हमारी धरती के कोख से कौन सा संसाधन प्राप्त होता है? हमारी धरती के कोख से उत्खनन के जरिए विभिन्न प्रकार के खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन प्राप्त होते हैं ना। 33 में क्या है, A.F. शुमाकर ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? कौन सी पुस्तक की रचना की थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्या है, हम आने वाली नस्ल के लिए क्या छोड़ रहे हैं? हम आने वाले नस्ल के लिए हम एक खोखली और उजड़ी पृथ्वी छोड़ रहे हैं। क्या 35 नंबर क्या है? 35 क्या है, जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध? जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है? जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक है। प्राकृतिक के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। प्राकृतिक हमारे लिए जड़ नहीं, पूरी तरह चेतन रूप में ही है, जिसके साथ हम अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं ना। 36 क्या है, आज किस प्रकार मनुष्य अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी कर रहा है? किस प्रकार संपूर्ण तैयारी कर रहा है? आज का मनुष्य सुख भोग में ऐसा अंधा हो गया है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर प्राकृतिक संसाधनों का चारों ओर दुरुपयोग कर रहा है। खनिजों का अवैध उत्खनन तथा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। यह भविष्य के लिए भयावह स्थिति है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। 37 नंबर, आज का मानव सुख भोग में क्या हो चला है? आज का मानव सुख भोग में अंधा हो चला है। 38 क्या है, पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कैसा रिक्त हो जाता है? कैसे हो जाता है? यदि हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न, किन 6 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। देखते हैं 39 नंबर, क्या लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा?
चलिए देखते हैं, लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। पहला क्या, पिताजी है ना, पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का स्वभाव एवं आदतों पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली है। इसी हीन ग्रंथि के कारण लेखिका अभी भी अपनी उपलब्धि उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। पिताजी के शक्की स्वभाव का भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है। उसके अपने स्वभाव में भी शक की झलक दिखाई देती है ना। आगे क्या है, आगे है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में आई तब उसका परिचय हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखिका के प्रेरित करने में शीला अग्रवाल का बहुत योगदान था। लेखिका उसके साथ लंबे बहसें करती थी और काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास करती थी, है ना। शीला अग्रवाल ने लेखिका का साहित्यिक दायरा तो बढ़ाया ही, साथ ही देश की स्थितियों की सक्रिय भागीदारी करने की भी प्रेरित किया, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। क्या है 40 में, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन को बिस्मिल्लाह खान की व्यर्थ है ना। काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए। इसमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित कर रहे थे। इसमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। क्या पहला, पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा इलाका से मलाई बर्फ बेचने वहाँ से चले जाना। क्या है, अब ना हो तो वह देसी घी मिलता है और ना उससे बनी कचौरी जलेबी, यह दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, है ना। क्या है, संगीतों के लिए गायकों के मन में आदर भाव ना रहना। क्या है, रियाज को ना पूछना। क्या है, हम लोग का कजली चैती अदब का जमाना चला गया, है ना। कजली चैतली अदब का जमाना चला गया। 41 नंबर क्या है, वास्तविक अर्थों में सांस्कृतिक व्यक्तित्व किसे कहा जाता है। वास्तविक अर्थों में सांस्कृतिक व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो कि किसी नए चीज़ की खोज करता है। किसी चीज़ का आविष्कारक ही सांस्कृतिक व्यक्तित्व होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्तित्व ही वास्तविक सांस्कृतिक व्यक्तित्व है। जिसे कोई वस्तु पूंजी के साथ अन्यास की प्रयास हो जाती है, वह व्यक्ति संस्कृति नहीं कहलाता है ना। इसलिए देखते हम लोग आगे 42 नंबर, भगत के व्यक्तित्व और उसके वेशभूषा का अपने शब्दों में विचित्र प्रस्तुत करें। भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे एक गोरे चिट्टे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उसकी 60 वर्ष के ऊपर थी। उसके बाल पक गए थे। उसका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा कर रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे।
उसकी कमर से केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पथियों वाली कनफट्टी टोपी पहनते थे ना। जाड़ आने पर काली कमली ओढ़ लेते थे, यानी कमरा ओढ़ लेते थे। उसके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उसका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 43 नंबर, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया, चलिए देखते हैं। कवि ने अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखा था। कवि ने कल्पना की थी कि वह प्रिय के साथ बैठकर हंसने के कुछ क्षण पा सकेंगे। उसकी प्रिय के करुणा कपोलों पर लालिमा दौड़ जाएगी। वही भी मधुर चांदनी रातों का आनंद उठा सकेंगे। प्रिय के उसके आलिंगन में आएंगे और वह सुखानुभूति कर सकेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 44 नंबर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहते हैं। वह बात वे सामान्य ढंग से ना कहकर व्यंग में कहते हैं। इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण की निकट रहकर भी उसके प्रेम से अल्पित है। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। यदि वे इसमें पड़े होते तो उसकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे हैं, अतः भाग्यशाली है वे उद्धव की सुनीता के बहाने निंदा करते रहते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 45 नंबर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। किन अर्थों को संकेत करता है। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों और संकेत करता है। क्या पहले क्या है, बादल पीड़ित प्यासे जानों की प्यास को बुझाने वाला है। क्या है, बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। यह क्रांति लोगों की इच्छाओं के पूर्ति का माध्यम बनेगी, है ना। क्या है, बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। क्या है, बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। क्या है, बादल नवी जीव के अर्थ की ओर संकेत करता है। क्या है, बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। 46 नंबर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता है। झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को रहस्यमय और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे, है ना। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है,
खंड घ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्न को उत्तर देने बोल रहा है। तो हम लोग जितना दिया सभी का प्रश्न देखेंगे। 47 नंबर क्या है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोसी कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इसे इसी बारे में अपने विचार लिखे। यह सही है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोसी कल्चर से वंचित रह जाते हैं। वे अकेलापन की पीड़ा झेलते हैं। उसके दुख दर्द के साथ देने वाला कोई नहीं होता। सब अपने सिमटे रहते हैं। हमारा अनुभव भी इसी प्रकार है। हमारे पड़ोसों में रात्रि के समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रात भर उसके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया। प्राय होने पर दिखावा करने के लिए कुछ लोग सहानुभूति प्रकट करके अपने अपने काम पर चले गए। कहीं 10-11 बजे तक कुछ रिश्तेदार आ पाए, तब जाकर मृतक को क्रियाक्रम कर के लिए शमशान ले जाया जा सकता है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं। इतना देख लिए, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ 48 परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जो प्रतिक्रिया हुए, उसके आधार पर दोनों का स्वभाव की विशेषता लिखना है ना। चलिए देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम की विनयशील एवं मृदु स्वभाव का परिचय मिलता है। वे परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए स्वयं को उनका दास बनाते हैं। वे लक्ष्मण को भी शांत करने का संकेत है। वे धैर्यवान है। का क्या है, लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है। वे किसी से दबना नहीं जानते। वे परशुराम को खरी खोटी सुनाते हैं। क्या है, लक्ष्य तर्कशील है, उसके तर्क अट है। लक्ष्मण ऊपर से तो मुस्कुराते रहते हैं, पर उसके मन में क्रोध के भाव है। वे व्यंग करने में परिवीण है, वाक्पूर्त भी है ना। चलिए देखते हैं यह क्या है। अथवा में यह भाव स्पष्ट नहीं बोले। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह हाथों का स्पर्श का महिमा है ना। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। कवि प्रश्न करता है, खेतों में उगी हुई फसलें आखिर क्या है। वह स्वयं उत्तर देते हैं कि यह फसलों और कुछ नहीं है, फसलें और कुछ नहीं है, बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुए हैं। इसमें नदियों का जादू प्रभाव है, नदी जादू का प्रभावी है। यह किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली है। आशा यह है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपती है। चलिए यह हो गया, अथवा में था। चलिए देखते हम लोग अगला प्रश्न को चलते हम लोग। क्या है 39 नंबर, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का विकता कब और किस तरह महसूस किया। चलिए देखते हैं किस तरह महसूस किया, उसको देखते हैं। लेखक अपने जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा भी गया। यहाँ विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे। रेडियम पदार्थ से आहत लोग ने लंबे समय तक कष्ट भोगा। लेखक उनसे मिला भी, इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर यह अनुभव पर्याप्त नहीं है। अनुभूति
होनी आवश्यकता है। यह गहरी चीज है। यह अनुभूति ही होगी जो सावधान सावधान और कल्पना के सहारे उन सत्यों का आत्मसात सात कर लेती है जो लेखक के साथ वास्तव में घटित नहीं हुआ होता है ना, घटित नहीं हुआ होता है। लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर लंबे उजली छाया को देखा। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा। रेडियोधर्मी पदार्थों के किरणों से पत्थर को झुलस दिया, व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समस्या रेजी जैसी पत्थरों पर लिखी हो उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। इतिहास जैसी उसके भीतर जलते हुए सूर्य सा उग आया। उस क्षण लेखक स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया था, है ना। उसमें स्वयं विस्फोट का भोक्ता बन गया था। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है हम लोग का 50वां प्रश्न। निम्नांकित संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखे। निबंध लिखने बोला है तो क्या क्या है उसकी देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, बिरसा मुंडा। बिरसा भगवान बिरसा मुंडा बोलिए, बिरसा मुंडा बोलिए, यानी कि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा बोलेंगे, आदर्श की बात है ना। क्या क्या है, भूमिका है, बाल्यवाद एवं शिक्षा, कार्य क्षेत्र अंग्रेज एवं संघर्ष उपसंहार, है ना। चलिए देखते हम लोग भूमिका देखते हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोलते हैं। बिरसा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इसका जन्म रांची जिले में अडरी प्रखंड के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1875 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था एवं शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई। यह उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इसका स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे खूब साबुरी जानते थे। अपने से बड़े का खूब आदर करते थे। बच्चों के प्रति उनके हृदय में गहरा प्यार था। कार्य क्या था उनका, बड़े होने पर खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते, है ना, पशु चराते थे। उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीने को पाप समझते थे। वे सबों को इसी बात का उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उसके गुणों से प्रभावित हुए। सभी उनका आदर करने लगे। इसलिए आदिवासी लोग इन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहने लगे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सभी को प्रेम और भाईचारा को उपदेश देते थे, है ना। चलिए देखते हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, अंग्रेजों संघर्ष। जंगल में ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा भगवान का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। माइल पहाड़ पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हुई। भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया, है ना।
जेल में डाल दिया दिया कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। जेल से निकलते ही बिरसा मुंडा भगवान ने फिर विद्रोह कर दिया। आदिवासी का नेतृत्व भगवान बिरसा ने किया। बिरसा भगवान फिर पकड़े गए। जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया। अस्वस्थ अवस्था में ही उनकी मृत्यु जेल में 9 जून 1900 ईस्वी में हो गई ना। चलिए देखते हम लोग आगे। उपसंहार के बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज को दुर्गुणों से बचाना चाहते थे। वे आदिवासी के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं है, पर उसका नाम सदा अमर रहेगा। आदिवासी उसकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? पर्यावरण प्रदूषण अथवा प्रदूषण कारण और निवास। भूमि प्रदूषण का अर्थ भूमि के प्रकार एवं कारण दूर प्रदूषण रोकने का उपाय है ना। भूमिका क्या है? विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिला है, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिला है। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है ना। प्रदूषण का क्या अर्थ उसको? प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है ना। आगे क्या है? प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्भर हो गया है। मुंबई की तरफ महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर काले काले कण जमे हो पाते हैं। यह कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़े में चले जाते हैं और असाधारण रोग जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है ना। चलिए देखते हैं। जल प्रदूषण। कल कारखानों का दूषित जल नदियों, नगरों, नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंध जल सब नदियों, नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है ना। चलिए देखते आगे। विद्युत प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों पर कानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल, पोस्ट, लाउड स्पीकर की कर्णभेदी ध्वनि से भयरूपी और तनाव को जन्म दिया है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है? प्रदूषण के कारण। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकांश उपयोग फ्रिज, कूलर, वातानुकूलर, ऊर्जा यंत्री आदि दोषों है। प्राकृतिक संतुलन का
बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाला क्षेत्र में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है ना। क्या है दुष्परिणाम? उपयुक्त प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबे सांस लेते समय तो तरस गए हैं। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारी पैदा करती है। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजार लोग मर गए। कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा होती है, ना सर्दी गर्मी चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोप का कारण भी प्रदूषण है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने क्या उपाय है उसको देखते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हरियाली अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो, कल कारखाने को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषण मल को नष्ट करने का उपाय सोचना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। यह हो गया हम लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य का महत्व अथवा स्वास्थ्य का तन, स्वास्थ्य मन अथवा स्वास्थ्य की जीवन है। स्वास्थ्य शरीर एक वरदान। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ स्वास्थ्य वरदान, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य आत्मा का निवास है। स्वस्थ शरीर में क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास है। स्वास्थ्य का कोई मूल नहीं है, यह अमोल है। यह जीवन है, यह जीवन की मूल्यवान संपत्ति है। इसका विनाश जीवन का विनाश है। जीवन में प्राय सभी वस्तु धन से खरीदा जा सकता है, पर स्वास्थ्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है। स्वास्थ्य के माध्यम से जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। एक युक्ति पद्धति है। सेहत हजार नियामत। अच्छा स्वास्थ्य स्वर्गीय वरदान है। परम सुख निरोगी काया अथवा यह कथन अक्षरीय स्तर है। सभी प्रकार के कर्मों का साधन शरीर ही है। यदि शरीर की स्वास्थ्य नहीं है तो अपने कर्मों का भली भांति वर्णन नहीं किसी प्रकार का पाएंगे हम। स्वस्थ मनुष्य सदैव प्रफुल्लता चिंता करता है। उनकी अतिरिक्त प्रसन्नता चेहरे से ही प्रकट होती है। अस्वस्थ व्यक्ति का चिंता हमेशा खिन्न चेहरे से ही प्रकट होती है। अस्वस्थ व्यक्ति का चिंता हमेशा खनिज उद्गंध स्थान साधना, है ना। आगे चलते हैं। अशांत और उदास बना रहता है। उसकी बुद्धि कुशल ग्रहण मली और मेधा छिन्न हो जाती है। भारतवर्ष में सबल और स्वस्थ शरीर भारतवर्ष में सबल और स्वस्थ शरीर को कितनी अधिक महत्व दिया गया था। इसका पता इस बात से चलता है
कि निरोग रहने के लिए एक अलग वेद आयुर्वेद की रचना यहाँ हुई। अच्छे स्वास्थ्य जीवन के लिए वरदान है। यह जीवन सर्वोत्तम धन है। अतएव इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। रुग्ण शरीर घुन खाई लकड़ी के समान होती है। उसमें हर रहना करेंगे की शक्ति नहीं होगी। परिणाम होता है निराशा। उतहीन कार्य में रुचि और अर्थ नहीं। जीवन में आनंद ही प्राप्त के लिए आशा है। विश्वास के विकास के लिए तथा व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए स्वास्थ्य रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन का अनुश्रम संबंध है। यह दोनों मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति अंग है। शरीर के अस्वस्थ होने पर मन विकारग्रस्त हो जाता है, आत्मा क्षीणित रहती है तथा व्यक्ति का सहज विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं वह धनी होकर भी निधर है। विद्वान होते हैं हुए भी मुख्य है। स्वास्थ्य के बिना सभी ऐश्वर्य विष के समान है। स्वार्थहीन व्यक्ति न अपने के लिए जीवन में कुछ कर पाता है और ना ही दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। आपके जीवन के तनावमुक्त, शांत और सुखी बनाए रखने एवं काया को रोग मुक्त रखने के लिए खुली हवा में सुबह शाम टहलना अत्यंत आवश्यक। रोग मुक्त रहने के लिए खुला हवा में सुबह शाम टहलना अत्यंत आवश्यक है। नियमित रूप से व्यायाम और योगासन रहना अत्यंत लाभप्रदाय है। बालकों को पढ़ने के साथ खेलने कूदने व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली वायु का सेवन करने एवं प्रसन्न रहने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इन्हीं उपयोग के हमारे शरीर भी स्वस्थ और मन भी है ना। यह हो गया और हम लोग चलते देखते हैं अगला आगे को चलते हैं। आगे क्या है 51 नंबर। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन करें, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। झारखंड, दिनांक 18 फरवरी 2025। प्रिय रवि, सुप्रेष्ठ नमस्कार। अभी तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्न हुए कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ कुशल है ना। तुमने झारखंड किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। रांची शहर में मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्राकृतिक के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा एनी सहदेव जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व यहाँ दर्शन बनवाया गया था, है ना। यह प्राचीन मंदिर झारखंड का धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने पर रांची का मनमोहक विहंगम दृश्य हृदय को स्पर्श करता है ना। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर झारखंड का सबसे बड़ा मेला भी लगता है।
इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओ। पूज्य चाचा जी को चाची जी को मेरा प्रणाम निवेदन करना। तुम्हारा अभिनंदन मित्र राकेश, है ना। चलिए देखते हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखते क्या था हम क्या है। अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपने मानसिक शुल्क कम करने का प्रार्थना करें, है ना। मानसिक शुल्क को कम करने का। सेवा में प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय रांची झारखंड। दिनांक 18/2/25। विषय आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष में पिताजी का अकस्मात निधन हो गया था। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरे माताजी दूसरे के घरों में छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना तथा भाई बहनों का पेट पालते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई की खर्चा चलाना असंभव है ना। देखते हैं। मान्यवर, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई कर्म बनाए रखकर MA की परीक्षा पास करूं। मैं 9वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा करें, जिससे मेरे पढ़ाई की खर्च चल सके। मैं सदैव आपका सदैव आभारी बना रहूँगा। मैं सदैव आपका भारी बना रहूँगा। राकेश, क्लास कक्षा 10वीं B, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या हम लोग का कम लिखो और नंबर ला ज़्यादा। क्या हम लोग का ये हम लोग का विज्ञापन है ना। इससे हम लोग कम लिखो और ज़्यादा नंबर लाना है। यानी कि छोटा सा लिखो और अधिक नंबर लेके आओ, यानी 5 मार्क्स का। छात्रों के खेल प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करने बोल रहा है। 50 शब्दों में। खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया। खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम, है ना। अब जैसा तुम रोमांचक डालिए एकदम और अच्छा तरीके से एट्रैक्टिव। अब जिस तरह एट्रैक्टिव कीजिएगा, यानी कि आकर्षित कीजिए, जो कॉपी चेक करे उसको आकर्षित कीजिए, उस प्रकार लिखिए, है ना। छात्रों में खेल प्रति रुचि और उसके खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यार्थियों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले, खूब खेले, स्वस्थ रहे, विजेता बने। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी, है ना। छोटा सा लिखा हुआ है, उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा, है ना। चलिए देखते हम आगे क्या है। आगे हम लोग का वही है, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाला कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं। शीतल पेय ताज़ा फलों के रस से बना है। प्राकृतिक सुगंध और गुणों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक शीतलदायक, सुगंधित, स्वादिष्ट और मोहक है। अवश्य पिए शीतल पेय, आज से पीकर देखे, है ना। 180 गोपाल टावर दुकान, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है ना।
चलिए ये आप लोगों का, ये आप लोग क्लास टेंथ का 52 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन समाप्त हो गया। 52 वीवीआई क्वेश्चन समाप्त हो गए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह सेट 3 था है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।